Good morning, students. Welcome to Philatron channel. Good morning, students. Welcome to Philatron channel. तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र के, सिविक्स के, सोशल स्टडीज और फर्स्ट पेपर के लिए ये क्वेश्चन आज के। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कानून है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको जो है नोट कर लेना। तो कौन सा जो कानून है वो भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में जो है अधिनियमित किया गया था, वो था सूचना का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोशल स्टडीज में आपका जो है सिविक्स का भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। सिविक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो उसी से संबंधित है आज के क्वेश्चंस, और ये वही क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती है? तो इस तरीके से जो है आपको चार ऑप्शंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है महिलाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी सेना को सरकार को नियंत्रित करने से दूर रखना, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करना, या डी अल्पसंख्यक समूह को सशक्त बनाना। तो लोकतंत्र की इनमें से जो चुनौती है आपको वो बताना है। तो जो ऑप्शंस है आपका, सरकार को नियंत्रित करने से सेना को दूर रखना, ये जो है बी इसका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है, इसमें जो महिला को सशक्त बनाना ये लोकतंत्र का मकसद होता है। दूसरा है स्थानीय सरकारों को, जो हमारा ग्रामीण है, नगर निगम है, इनको जो है अधिक शक्तियाँ प्रदान करना है, ताकि जो स्थानीय लोगों के विकास के लिए कार्य किया जा सके। तो ये भी लोकतंत्र का मकसद है। और अल्पसंख्यक समूह है, उनको भी सशक्त बनाना, ये भी लोकतंत्र का मकसद है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। तो ये लोकतंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के गहन होने का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर
आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो जो इसका रंग है, लोकतंत्र की जो है कस्टम्स, उन्हीं को फॉलो करना है। लोकतंत्र के अनुसार ही जो है सरकार को कार्य करना पड़ता है। तो यही है लोकतंत्र के गहन होने का सूचक। लोकतंत्र की प्रथाओं को मजबूत करना है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो एनसीईआरटी में से आए हुए हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की बुक्स में जो डेमोक्रेसी का चैप्टर है कि व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए कौन सा कानून अधिनियम सबसे अच्छा है? जनता को मतलब सशक्त बनाने के लिए जो है, और जिससे कि लोकतंत्र का मतलब यही है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो लोकतंत्र का मतलब यही है, और जॉन अब्राहम लिंकन ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, तो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो इसमें जो है आप कैसे सशक्त बना सकते हैं, तो इस तरीके से आपको जो एग्जाम्स में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अधिकार। लेकिन यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सुधार की बात कर रहे हैं, ये व्यक्तित्व अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, यानी ये व्यक्ति की पर्सनल जो ग्रोथ होती है उससे जुड़े हुए होते हैं, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अधिकार। लेकिन जो है कि लोकतंत्र की जो हम बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक सुधार के लिए जो है जनता को आप किस तरह से सशक्त बना सकते हैं, तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से जो है इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र का सामना होता है। तो प्रत्येक चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत हो, तो यहाँ पर जो है किसका सामना करना पड़ता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो विस्तार की चुनौती का सामना करना होता है। विस्तार की चुनौती मतलब नए नए लोकतंत्र के सामने जो है नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं, उसे विस्तार की चुनौती कहते हैं। तो विस्तार की जो चुनौती है वो इसका लोकतंत्र का जो है एक बहुत लोकतंत्र का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने भाग जो है लोकतांत्रिक सरकार के अधीन नहीं है? तो जो एक चौथाई भाग है वहाँ पर जो है लोकतंत्र नहीं है। तो विश्व की बात करें यहाँ पर, विश्व में जो है लोकतांत्रिक सरकार के अधीन नहीं, लोकतंत्र नहीं, विश्व में कितने भाग होगा, तो एक चौथाई भाग पर जो विश्व के एक चौथाई भाग में जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। एक चौथाई, इसका एग्जाम्पल आप चीन ले सकते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर तानाशाही चलती है चीन में, वहाँ एक दलीय व्यवस्था है। तो इस कारण यहाँ पर जो है एक चौथाई, विश्व के एक चौथाई भाग पर लोकतंत्र सरकारें नहीं है। नेक्स्ट है कि उन सुधारों का उल्लेख करें जिनकी भारतीय लोकतंत्र को आवश्यकता है। तो भारतीय लोकतंत्र, ये टॉपिक डेमोक्रेसी के ऊपर है। बेसिकली डेमोक्रेसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व के लिए डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, ताकि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
इसीलिए डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अवांछित चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून, जो चीज़ें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों के लिए जो है सही नहीं है, उनको जो है प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो ये लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों है, ये इसके ऊपर है आज की जो MCQ क्वेश्चन है हमारे। तो आपको लोकतंत्र की समझ होनी चाहिए अच्छे से, किस तरीके से पूरे विश्व में जो लोकतंत्र आज आवश्यकता है लोकतंत्र की, क्योंकि देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन में जो है डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आम नागरिकों द्वारा राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने जाएं और एक अच्छी सरकार जो है सत्ता में आए और वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। प्रशासन में सुधार जो राजनीतिक हलकों में भ्रष्टाचार को कम करेगा। तो लोकतंत्र की हमें आवश्यकता है ताकि प्रशासन में सुधार किया जा सके। प्रशासन में सुधार करने के लिए ताकि जो है भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, इसके लिए जो है हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है ताकि जो समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सभी के हितों की रक्षा करने के लिए जो हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। और गलत चीज़ों पर जो है रोक लगाने के लिए नए कानून बनाने चाहिए, इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। आम नागरिक जो है राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके और क्या अच्छे लोग राजनीति में आए, क्योंकि अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम राजनीति में आते, कम नेता बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है, प्रशासन में सुधार किया जाए और राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कम करने के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जो है आम जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तभी लोकतंत्र सफल होगा। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा लोग जो है भाग लेंगे राजनीति में, वोट करने जाएंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही अच्छी जो सरकार चुनकर आएगी और वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। इसलिए सभी को जो है अपने वोट का उचित उपयोग करना चाहिए। जो सही लगता है कि जो नेता देश की जो आम जनता उसके लिए कार्य करता, सिर्फ उसी को वोट देना चाहिए। धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए और इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो इसका आंसर, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो आपको ये समझना है और इस तरीके से जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस तरीके से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है? तो ये है सऊदी अरब। यहाँ पर जो है महिलाएं सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती है, कार नहीं चला सकती है महिलाएं यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रतिबंध हैं यहाँ पर महिलाओं के ऊपर। तो सऊदी अरब है इसका जो राइट आंसर है, वो है सऊदी अरब। तो सार्वजनिक गतिविधियों में यहाँ पर भाग लेने की अनुमति नहीं है। और लोकतंत्र की सफलता तभी होती है जब उसमें जो है महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिले, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले, महिलाओं को भी जो है नौकरी के अवसर मिले ताकि वो सशक्त हो सके और देश के जो आर्थिक विकास में योगदान दे सके और एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान दे सके। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है और महिला
सशक्त बनाना जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी और शिक्षित महिलाएं होंगी वही जो है अपने जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है और उन्हें जो है एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद कर सकती है। तो इसलिए लेकिन सऊदी अरब में जो है महिलाएं जो है सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती हैं। राजनीति में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपके पास इस तरीके से जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑप्शंस ए देख लीजिए कि केवल कानूनी संवैधानिक परिवर्तन ही राजनीति में सुधार कर सकते हैं, कि केवल कानून बना दीजिए उसी से जो है राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो दूर हो जाएगा। और जो है ऑप्शन बी देख लेते हैं, लोकतांत्रिक प्रथाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें पूछना हम किस तरीके से जो है जो राजनीति है, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट में हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो आपको चार ऑप्शन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे पहले। और दूसरा, लोकतांत्रिक प्रथाओं को ऑप्शन थर्ड है, नागरिक संगठनों और मीडिया को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से जो हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, लोकतंत्र के अनुसार जो है प्रशासन किया जाए, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके, और जो हमारे एनजीओ होते हैं, मीडिया होती है, वो पॉजिटिव भूमिका निभाए। इस तरीके से जो हम जो राजनीति के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। तो मीडिया और ये दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी है कि नागरिकों को सूचना के अधिकार के माध्यम से सशक्त बनाना चाहिए। आज लोग जो है सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। इस तरीके से जो है लोकतंत्र को मजबूत भी किया जा सकता है और राजनीति में सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन केवल कानूनी परिवर्तन से, केवल कानून बनाने से राजनीति में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है, तो जो ट्रू नहीं है अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल, तो पॉलिटिक्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल कानूनी संवैधानिक परिवर्तन ही राजनीति में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लोकतंत्र, आपको सिविक्स जो है सोशल स्टडीज का जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझदारी होगी, तो आप आसानी से इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो उससे आपकी हेल्प मिलती है कि आप जो है जो हमारी सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड और लोकतंत्र से रिलेटेड, तो उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कानून उस कानून का एक अच्छा उदाहरण जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो ये बार बार पूछा गया है कि लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपको इस तरीके से ऑप्शंस कर लेंगे। दहेज पर प्रतिबंध लगाने से,
हरियाणा में मादक पेय की बिक्री पर रोक लगाने से, और सूचना का अधिकार, तो जो लोकतांत्रिक सुधार कर सकते हैं, यानी हम राजनीति में सुधार कर सकते हैं, वो सूचना के अधिकार से लोग जो है सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज। तो सूचना का जो अधिकार है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए जो है हम सरकार क्या गलत कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी मिलती है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है तो हम क्या है हम अपनी सरकार बदल सकते हैं। तो सूचना का अधिकार बहुत जरूरी हो जाता है लोकतांत्रिक सुधार के लिए। तो इस तरीके से सूचना का अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी उनको लगता है कि किसी वर्ग, किसी भाषा, किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आप जो है सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो चुनाव आयोग होता है वही राजनीतिक दल को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये, वहीं से इनको ऐड किया हुआ है कि चुनाव आयोग द्वारा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। मान्यता मिली हुई है उसको, यानी उसका पार्टी का नाम भी है, उसको किस चुनाव नीति भी है, घोषणा पत्र होता है कि एक राजनीतिक दल क्या क्या जो है जनता के लिए 5 सालों में करेगी, उसे घोषणा पत्र कहते हैं। इसमें सरकार अगले 5 सालों में जो है क्या क्या करेगी उसके बारे में रूपरेखा होती है, उसे घोषणा पत्र कहते हैं। लेकिन जो चुनाव चिन्ह होते हैं ये चुनाव आयोग ही जो है राजनीतिक दलों को प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो चुनाव चिन्ह आ जाएगा। तो चुनाव आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है क्या क्या कर सकता है, उसके जो है क्या क्या उसके पास शक्तियाँ हैं। तो जैसे भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है, तो ये इस तरीके के इसको चुनाव चिन्ह बोलते हैं। और ये जो है चुनाव आयोग ही है जो राजनीतिक दल होते हैं उनको ये चुनाव चिन्ह देते हैं, ताकि वो जो है चुनाव लड़ सके। चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो बहुत सी जनता हमारी अनपढ़ है तो वो इस चुनाव चिन्ह को देख के जो है वो बटन दबा सकती है। तो इसलिए भी चुनाव चिन्ह जरूरी होते हैं। एक राजनीतिक दल की एक विशेष पहचान होती है चुनाव चिन्ह। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये वाईफाई का इशू हो जाता है, टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है बीच बीच में जो आपको थोड़ा सा ये जो होता है वाईफाई का इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू, इसकी वजह से जो क्लास थोड़ा सा बीच में रुक जाती है, अटक जाती है। तो जो चुनाव आयोग होता है ये प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है और यह एक राजनीतिक दल की विशेष पहचान बनता है। तो आपकी क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स, रेगुलर हो रही हैं क्लासेस सभी की। आशुतोष ने पूछा है कि क्लासेस सभी क्लासेस होंगी, फ्री में ही चल रही हैं, सभी क्लासेस होंगी, सभी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अभी थोड़ा फेस्टिवल्स थे इस टाइम पे, तो इसलिए कुछ दिन के लिए जो क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन जो है आपसे रेगुलर सभी की क्लासेस रेगुलर चलेंगी।
रेगुलर रहिए स्टूडेंट्स, आप रेगुलर रहेंगे आपकी बेहतरीन तैयारी होंगी। जो सोशल स्टडी की क्लास है वो रेगुलर मंडे टू सैटरडे होती है, 9 बजे होती है स्टूडेंट्स। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देख सकते हैं, उससे आपका जो पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपका एक तरह से टैट की जो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए, फिलर फॉर्म में जाके प्लेलिस्ट में आप जो क्लासेस देख सकते हैं। और आप सभी जो हमारा सी टैट का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ आप जो है ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम जो आपको स्टडी नोट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर दी जाती है। तो उसको ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, उसको ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा। निम्नलिखित से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र की में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। एक दलीय व्यवस्था, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसी टेट का फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र में जो है अनेक राजनीतिक दल होते हैं। जनता के पास जो है किसी भी राजनीतिक दल को चुनने का अधिकार होता है। ज़्यादा स्वतंत्रता जो है लोगों को लोकतंत्र में दी जाती है। तो लोकतंत्र की अपनी एक विशेषता है। लेकिन जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है वो चीन है। और चीन में तानाशाही आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक दल की तानाशाही चल रही है और लोगों के जो हितों का किस तरीके से दमन किया जाता है और किस तरह से ये जो है पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है जहाँ पर तानाशाही होती है। तो इसलिए जो है लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन विश्व के 1/4 भाग में जो है लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर जो है जो शासन करने वाला है वो तानाशाही चलती है वहाँ पर। तो ये जो है पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो है आज वर्तमान युग में लोकतंत्र की जो है आवश्यकता है और लोकतंत्र में जो है आम जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। और लोकतंत्र में सभी वर्ग के लोग, सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा से जुड़े हुए लोग, सभी के जो हितों का ध्यान रखा जाता है वो लोकतंत्र में ही रखा जाता है। लेकिन जहाँ एक दलीय व्यवस्था होती है वहाँ पर जो है आम जनता के हितों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो जहाँ पर एक दल है यानी एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है। तो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है वो है चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। तो आप समझ में आ गया होगा एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही सत्ता में रहती है, बनी रहती है और लोगों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं होता है। जनता को उसी को वोट देना पड़ता है। चीन एक जो है साम्यवादी देश है और यहाँ पर एक ही पार्टी सत्ता में बनी रहती है। चुनाव होते हैं लेकिन वो नाम के लिए होते हैं और लोगों के पास और कोई ऑप्शंस रखे ही नहीं जाते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी होती है और उसी को वोट देना होता है और कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ पर अस्तित्व नहीं होता वहाँ पर। तो चीन में एक ही पार्टी होती है और लोगों को मजबूर होकर उसी पार्टी को चुनना पड़ता है क्योंकि और कोई दल वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। तो इसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। तो जब आप सिविक्स को पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, दलीय व्यवस्था क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप जो है इनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है कि उसमें अनेक राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं किसी भी पार्टी को चुनने का। लेकिन जहाँ एक दलीय व्यवस्था होती है वहाँ लोगों को जो है आज़ादी नहीं होती है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो जन आंदोलन से उभरा था। तो ये जो जनता दल है ये जन आंदोलन से ही उभरा था। जनता दल तब बनाया गया था, जैसे आपको नाम से ही पता है,
डेमोक्रेसी में अनेक राजनीतिक पार्टियों को मान्यता दी जाती है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लोकतंत्र में इसकी आज़ादी दी गई है। तो तो जो जन आंदोलन से निर्माण हुआ है, आप जो अगर यहाँ पर आम पार्टी भी होती है, आम जनता पार्टी, नाम से ही पता आम जनता पार्टी, उसका भी जन्म कैसे हुआ? जन आंदोलन से ही हुआ है। आप समझ रहे हो, जन आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी ने शुरू किया था, राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसके खिलाफ अन्ना जी ने जो है किया था, जन आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसी से जो है आम जनता पार्टी का जन्म हुआ था। ठीक उसी प्रकार जो है जनता दल थी, जिसका निर्माण भी जन आंदोलन की शुरुआत से ही जनता दल का निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझते हुए क्वेश्चंस को समझना है स्टूडेंट्स। तो जनता दल थी जो जन आंदोलन से उभरी थी। तो आम जनता जो आम भारत जो पार्टी आप, उसका निर्माण भी जन आंदोलन से ही हुआ था। तो इस तरीके से जो है एक नया राजनीतिक दल उभर के आता है। यस यस पूजा यादव, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट, जनता दल। तो ये जो सोशल स्टडीज सिविक्स में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? अलफनामा कहते हैं। तो अलफनामा क्या होता है? एक अलफनामा एक अधिकारी को एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है जहां एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में शपथ लेता है। मतलब कोई भी अधिकारी है, उसके जो भी जितनी प्रॉपर्टी है, जो भी है, उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो अलफनामा कहलाता है। तो इसमें किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितना वो पढ़ा लिखा हुआ है, उससे संबंधित जो जानकारी होती है उसको हम अलफनामा कहते हैं। तो अलफनामा ये टर्म है जो कि नागरिक शास्त्र में इस्तेमाल होती है, सिविक्स जिसको बोलते हैं, तो अलफनामा उसको बोलते हैं। ईलम शब्द का क्या अर्थ है? तो ईलम शब्द का अर्थ राज्य होता है, ये भी टर्म है जो जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो जो ईलम शब्द का अर्थ होता है वो राज्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य। आगे है चेक एंड बैलेंस की प्रणाली का क्या अर्थ है? आप बहुत बार जो नागरिक शास्त्र में ये टर्म का यूज देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस का क्या अर्थ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, जब आप पढ़ते हो संघवाद के ऊपर, भारत में किस प्रकार का संघवाद है, तो उसमें ये बार बार आप चेक एंड बैलेंस का जो है टर्म का यूज होता है। तो एनसीईआरटी की बुक से ही है ये क्वेश्चंस। तो उसमें जो है चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि विभिन्न संस्थाओं के बीच जो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के अंगों की असीमित शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाता है। तो मतलब कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, तो ये हमारे जो है इस तरीके से इन तीनों के बीच में जो है शक्ति का जो है पावर शेयरिंग, मैंने टॉपिक पढ़ा था कि किस तरीके से जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि चेक एंड बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सके, यानी कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके
केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकारों के पास अपनी सरकारियाँ होती हैं और सभी पर जो है एक लिमिटेड असीमित शक्तियों का प्रयोग करने पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, तो उसे ही चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो विभिन्न जो स्थानीय लेवल पर सरकारें होती है, केंद्र सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है, तो उनके पास शक्तियाँ तो होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी शक्तियों पर भी नियंत्रण लगाने के लिए सरकार जो है संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसी को चेक एंड बैलेंस की प्रणाली कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। विभिन्न संस्थाओं के बीच जो है शक्ति संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो सिविक से जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्टूडेंट। पूजा चेक एंड बैलेंस की प्रणाली का जो अर्थ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। केंद्र सरकार की शक्तियों पर भी जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, उस पर भी जो संविधान ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई है, उसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगता है, तो उसे ही चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सिविक्स के, आज मैंने दिखाया कि किस तरीके से एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। दिसंबर में स्टूडेंट्स आपका जो है एग्जाम्स होने वाला है। सीटेट और एचटेट का दिसंबर में एग्जाम्स है, तो आप जो है रेगुलर रहिए। तो क्लास 10 कीजिए, सीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए डेली 9 बजे रेगुलर रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। So let's connect tomorrow.